हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। आज है 14 नवंबर और स्टार्ट करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस। पहली न्यूज़ आती है हमारी उत्तराखंड से रिलेटेड। उत्तराखंड में क्या हुआ ना कि एक टनल बन रही थी, बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन थी और वो कोलैप्स हो गई। अब ये जो टनल थी ना, ये बन रही थी सिलकियारा और दंतल गांव के बीच में, ठीक है, इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। और इसके कोलैप्स होने से अराउंड 40 वर्कर्स जो थे उसमें ट्रैप हो गए। एंड तो उन्हीं को रेस्क्यू करने का काम चल रहा है थ्रू लार्ज डायमीटर स्टील पाइप्स, ठीक है। और 6 मेंबर की कमेटी भी बनाई गई है कि भाई इस पूरे एक्सीडेंट को जो है प्रूव करो, क्या हुआ कैसे हुआ। ये बात थी। इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनल सब लगे हुए हैं उनके रेस्क्यू में। एंड अब ये जो टनल थी ना यार, ये टनल चार धाम रोड प्रोजेक्ट है एक, उसका ही पार्ट थी। अब ये चार धाम रोड प्रोजेक्ट क्या है? चार धाम प्रोजेक्ट बेसिकली एक मतलब रोड प्रोजेक्ट है जिसमें मतलब जो अपने चार धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, उनके साथ जो है कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी बाय प्रॉपर रोड्स बना के, प्रॉपर टनल वगैरह बना के। क्योंकि ऊपर हम जानते हैं नॉर्थ में जहाँ पे ये चार धाम आते हैं वहाँ हिमालय वाला रीजन है, तो वहाँ पे प्रॉपर कनेक्टिविटी करने के लिए, ताकि अच्छे से यात्री जो हैं सेफ़ तरीके से, कन्वीनियंट तरीके से वहाँ पे जा पाएँ, तो उसी के लिए ये वाला प्रोजेक्ट है। और उसी में ये एक टनल थी जो कि अंडर मतलब चल रहा था कंस्ट्रक्शन, और ये कोलैप्स हो गई। अब इस टनल से क्या जर्नी रिड्यूस करने वाले थे हम उत्तराकाशी टू यमुनोत्री बाय 26 किलोमीटर्स, लेकिन ये कोलैप्स हो गई है। तो अब चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इट एम्स टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी टू द चार धाम पिलग्रिमेज सेंटर्स बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इन द हिमालयास। इससे होगा क्या, जर्नी सेफ़ हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, कन्वीनियंट हो जाएगी। कैसे करेंगे? जो हाईवेज वगैरह हैं उनको वाइड करेंगे, कुछ जगह रोड्स नहीं बनानी है तो बनाएंगे, टनल्स बनाएंगे, जिस तरह से भी कनेक्टिविटी ईजी, सेफ़, कन्वीनियंट कर पाएँ वो की जाएंगी इसमें। एंड इतना ही नहीं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे यात्रा के लिए बनाया जा रहा हो, बल्कि आप सभी जानते हैं कि चाइना के साथ हमारे कैसे संबंध हैं। तो उस वजह से बॉर्डर पे जो भी हमारी आर्मी वगैरह डिप्लॉय होती है उनको प्रॉपर जो है मिलिट्री सप्लाईज वगैरह अच्छे से मिल पाएँ, तो वो उसके लिए भी ये वाली जो रोड्स बनाई गई हैं, ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो हमें हेल्प करेगा। तो इसका जो है स्ट्रैटेजिक यूज़ भी है उस तरीके से। ये लिखा है, इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ स्ट्रैटेजिक फीडर रोड्स विच कनेक्ट द इंडिया चाइना बॉर्डर विद द आर्मी कैंप्स इन देहरादून एंड मेरठ वेयर मिसाइल बेसिस एंड हैवी मशीनरी आर लोकेटेड। लेकिन इसमें थोड़ा मतलब कंट्रोवर्सी वगैरह हुई थी बीच में कि इसके एनवायरमेंटल कंसर्न्स वगैरह है प्रोजेक्ट के और ये सब, और मतलब इसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और रीजनल इकोलॉजी पे, क्योंकि हिमालय की जो इकोलॉजी वगैरह होती है वो काफ़ी फीबल होती है। तो कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पे कोई भी दुर्घटना होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। और ऊपर से ये वाले जो है बायोडाइवर्सिटी वगैरह जो है हमारे वहाँ पे, तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है उस चीज़ का। तो ये सारी बातें हैं, तो लेते के कंक्लूजन ये आएगा कि भाई डेवलपमेंट को और जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको बैलेंस करके जो है आगे चलना चाहिए। ये बात थी इसमें। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है रिटेल इन्फ्लेशन से रिलेटेड। रिटेल इन्फ्लेशन बेसिकली उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है कि दैट इट हैज़ ईज टू अ 4-month लो ऑफ 4.87% इन अक्टूबर। रिटेल इन्फ्लेशन बोले तो रिटेल क्या होता है? जब हम जैसे साधारण कंज्यूमर कहीं से कुछ भी चीज़ खरीद के लाते हैं तो उसको हम कुछ पैसा देते हैं और वो चीज़ खरीद के लाते हैं, तो ये रिटेल में हमने परचेज़ किया है। तो क्योंकि कंज्यूमर खरीद रहे हैं तो इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोल देते हैं बेसिकली। तो अब इस जो हम जिस प्राइस पे हम चीज़ें खरीद के लाते हैं उसमें जो टाइम के साथ एक जनरल इंक्रीमेंट होगा वही एक इन्फ्लेशन है, और उसको हम CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से
मापते हैं या उसको मेजर करते हैं। सो ये लिखा है, इट इज़ द रेट एट विच द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स बाय फॉर पर्सनल यूज़ एंड इट इंक्रीजेज ओवर टाइम। वही हो जाएगा हमारा रिटेल इन्फ्लेशन। अब क्या होता है ना, हम कुछ कुछ बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ ले लेते हैं, कुछ सर्विसेज ले लेते हैं और उनकी प्राइसेस को ट्रैक करते हैं और उसी हिसाब से हम CPI निकालते हैं, ठीक है। सो इट मेजर्स द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that are typically purchased by households like us, okay, including food, clothing, housing, transportation, medical care। अब अपने जैसे साधारण आदमी यही तो खरीदेगा यार, खाना है, कपड़े लत्ते हो गए, अपना मकान हो गया, रोटी कपड़ा मकान, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गई, अपनी हेल्थ वगैरह की जो केयर पैसे लगता है वो हो गया। तो इन सब में कैसे इन्फ्लेशन आ रहा है वही सब हम इससे मेजर करते हैं। अब भाई मेजर कर रहे हैं तो अगर हम बोल रहे हैं 4% है या 5% है या जितना भी परसेंट है, तो किससे हम कंपेयर कर रहे हैं? कुछ तो बेस ईयर होगा ना। तो बेस ईयर CPI का हम लेते हैं 2012 का, ठीक है। और इन्फ्लेशन टारगेट जो है हमारा रहता है 2 से 6% का। इसके बीच रहे तो इन्फ्लेशन ठीक है, इससे कम ज़्यादा हो तो दिक्कत की बात हो जाती है, ठीक है। और जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो भी CPI का ही डेटा यूज़ करती है कंट्रोल वगैरह इन्फ्लेशन करने के लिए। अब ये 4 तरीके की होती हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, एग्रीकल्चर लेबर के लिए, रूरल लेबर के लिए और अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ के लिए। अब इसमें जो ये अर्बन नॉन मैनुअल वाली जो है CPI, ये निकालता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये कस में आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन जो बाकी की 3 है ऊपर, लेबर 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 जिसमें आ रहा है तीनों में, ये निकलती है लेबर ब्यूरो से। तो ये तो वैसे याद हो जाएगा, लेबर 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 वाली लेबर ब्यूरो निकालती है। अब लेबर ब्यूरो किस में आएगा? तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। वेरी सिंपल। अब अगर ये रिटेल की हो गई तो भाई होलसेल में जो थोक के बारे में हम खरीदते हैं चीज़ें, मतलब कि जो मान लो दुकानदार वगैरह जो होलसेल में ख़रीद के लाते होंगे प्रोड्यूसर्स वगैरह से, तो उसका भी कोई इन्फ्लेशन होता होगा। जी हाँ, उसको हम WPI बोल देते हैं, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। और अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ रहे थे तो उसमें जो प्राइस ट्रैक होती है वो कंज्यूमर के लेवल पे होती है, मतलब कंज्यूमर को कितना महंगा पड़ रहा है या कितना नहीं पड़ रहा है। अब लेकिन जो WPI होती है वो प्रोड्यूसर के लेवल पे होती है, ठीक है। सो इट मेजर्स इन्फ्लेशन ऑन द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स, नॉट कंज्यूमर्स। और ये मंथली बेसिस पे ही मेजर होती है और इसका बेस ईयर जो है वो 11-12 है। और तो और इसको रिलीज़ कौन करता है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब इसको प्रोड्यूसर के लेवल पे देखते हैं इस वाले इन्फ्लेशन को। तो प्रोड्यूसर के लिए क्या चाहिए भाई? उसका धंधा पानी बढ़िया चले, कॉमर्स वगैरह बढ़िया चले। तो उसी तरह से इसलिए इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देखती है। ऐसे याद हो जाएगा ये तो फटाफट, ठीक है। सो बाय मेजरिंग द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन बल्क बाय होलसेल बिजनेसेस टू अदर बिजनेसेस। सो बस यही था इसमें, ठीक है। अब आते हैं म्यांमार रिफ्यूजी की तरफ। अभी क्या हुआ ना, म्यांमार में जो मिलिट्री है, यानी कि जिसको हम जनता जिसको बोलते हैं, उन्होंने क्रैकडाउन किया कुछ इंसर्जेंट्स पे और उसकी वजह से जो है कुछ रेफ्यूजीज़ वहाँ से इंडिया वगैरह में आए हैं। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। अब ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं और अभी भी हुए। आपको याद होगा कि रोहिंग्यास भी पहले आए थे, तो उसी तरह से ये भी है। सो ओवर 2000 चिनकुकी रेफ्यूजीज़ ऑफ म्यांमार टुक रेफ्यूज इन मिज़ोरम्स चंपाई डिस्ट्रिक्ट। मिज़ोरम के अंदर एंटर हुए। अब क्या हुआ कि गन फाइट हुई इंटेंस बिटवीन द म्यांमार आर्मी, जिसको हम जनता बोलते हैं, एंड प्रो डेमोक्रेसी मिलिशियाज इन चिन स्टेट अक्रॉस द इंडियाज बॉर्डर विद म्यांमार। एंड ये भी लिखा है कि मिलिट्री जनता इज़ फाइटिंग इंसर्जेंट्स ऑफ द पीपल्स डिफेंस फोर्सेस। ये इस नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी और ये जो है मिलिट्री जनता से भिड़ रहे थे, जिसकी वजह से उनका क्रैकडाउन हुआ और अपने यहाँ पे जो है रेफ्यूजीज़ आ गए, ठीक है। ये है चिन स्टेट ऑफ म्यांमार
और यहाँ से ये इधर ऐसे करके मिज़ोरम में आ जाते हैं, ठीक है। और चीन में ही ऑपरेट कर रहे हैं कौन, ये जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी पीपल्स डिफेंस फोर्सेस, ये चीन में ही है, ठीक है। और जो रोहिंग्याज आए थे वो कहाँ से आए थे, वो रखाइन प्रोविंस से आए थे, जो कि इसके जस्ट नीचे है, ये वाली रखाइन प्रोविंस, ठीक है। सो इसमें लिखा भी है, देखो, रोहिंग्याज एक्सोडस हैपेंड इन 2017, और वो ही जो है इंडिया और बांग्लादेश वगैरह में एंटर हुए थे। और जो रखाइन है वहाँ पे कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो फाइट कर रही थी राइट्स के लिए, रोहिंग्या के लिए, तो वो थी अराकन आर्मी। इट क्लेम टू बी फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द रोहिंग्या पॉपुलेशन ऑपरेटेड इन Rakhine state. So such instances of refugee entering our country has happened before also several times and it is a cause of concern for India, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी का सोवरेनिटी का मामला भी होता है, तो इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंसेस। अब यार म्यांमार जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए, जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो, और हमारे सिक्योरिटी के लिए भी। सो वहाँ पे पीस मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह के डिस्टर्बेंसेस चलते रहेंगे तो ना, मतलब हम पे भी इम्पैक्ट आता है बेसिकली, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश ही ठहरे ही है। सो वहाँ की स्टेबिलिटी होना हमारे इंडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एज म्यांमार स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ द इंडियन साउथ ईस्ट एशिया जोग्राफी, अगर आप मैप में उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक कनेक्टिंग लिंक होता है म्यांमार से हमारा साउथ ईस्ट एशिया में। और तो और हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना की तो आदत है हर जगह घुसने की। सो चाइना म्यांमार को अपनी साइड करने की भी कोशिश करता रहता है, तो चाइना इज़ इन्वेस्टिंग इन पुलिंग म्यांमार इनटू इट्स ऑर्बिट। सो उसको भी काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि इंडिया के रिलेशंस अच्छे हों म्यांमार के साथ, ठीक है। उसी के साथ जो हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ पे इंसर्जेंसी वगैरह जो होती रहती है, वो इंसर्जेंट्स जो होते हैं वो मतलब डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करके कई बार म्यांमार में ही शरण ले लेते हैं। तो म्यांमार के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे तो वो वाली जो प्रॉब्लम है वो भी हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन पीस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एज इंसर्जेंट्स हाइड देयर इन म्यांमार फॉर इंडिया। एंड आसियान से अगर हमें बेटर रिलेशंस बनाने हैं तो बहुत, म्यांमार भी उसका एक पार्ट है और हमारा पड़ोसी भी है, और हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उससे कनेक्ट भी प्रोवाइड कर पाता है। सो उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू बिल्ड बेटर रिलेशंस विद आसियान। अब हमारा जो एक विजन था, सागर विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके अंदर हम एक सितवे पोर्ट भी बना रहे थे, म्यांमार के रखाइन स्टेट में पड़ता है लेकिन वो, ठीक है। तो इसलिए रखाइन स्टेट में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। और तो और चाइना क्या है ना, जैसे कि उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अंदर एक आता है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिससे वो म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। और उसमें एक पोर्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या प्यू पोर्ट, आई डोंट नो हाँ इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आप देख लेना। सो कहीं ना कहीं ये हमारा जो पोर्ट है वो उसको बैलेंस आउट करने के लिए भी बनाया गया था। और इतना ही नहीं, हमारे काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे हो गया, जिससे हमारी थाईलैंड के साथ और उधर साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ कनेक्टिविटी बढ़े। इट इज़ पार्ट ऑफ इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। उसके साथ हमारा जो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, जिससे हमारा जो इंडिया है और जो नॉर्थ ईस्ट है हम जानते हैं वो सिर्फ एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही कनेक्टेड है, छोटी सी जो एक टेरिटरी है उसी से कनेक्टेड है, जिसको चिकन स्नैक भी बोलते हैं। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव रूट हम प्रोवाइड करा रहे थे, जिससे कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ के लिए हमें एक ऑल्टरनेट रूट मिल जाए जहाँ पे हम आराम से कम टाइम में जा पाएँ, ठीक है। उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी हमारे, और जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है वो भी डील करने में हेल्प करेगी। तो उसमें भी म्यांमार का इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि वो बीच में पड़ रहा है उसके, और उसी कारण हमने सितवे जो पोर्ट है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है और वही रखाइन में आता है, ठीक है। सो बेसिकली मुद्दा ये है इन सारी बातों का जो हमने पढ़ा कि बॉस, स्टेबिलिटी इज़ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया ऑल्सो, म्यांमार की बात करें तो, ठीक है। अगर हम देखें मैप में तो देखो ये रहा IMT, यानी कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो हम हाईवे बनाने का जो चल रहा है
वो ये है। अब इसी से हमारी जो यहाँ पे बाकी के नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट के जो नेशंस हैं उनसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके बाद ये रहा देखो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इसमें ये जो एरिया है हमारा मिज़ोरम वाला और ये देखो कोलकाता वाला जो रीजन है, यहाँ से ऊपर से ना जाके, ये तो ऊपर वाला तो है ही एक रूट जो मैंने बताया छोटा सा रूट है, मतलब छोटी सी जगह जाने की, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन स्नैक बोलते हैं। उसके अलावा हम ये ऑल्टरनेट रूट देख रहे हैं। ये सी से जाएगा, पहले तो इसमें सी है, उसके बाद रिवर कलादान का यूज़ होगा जो कि म्यांमार का पार्ट है। ऐसे करके हम मिज़ोरम, इसे ऑल्टरनेट रूट मिल जाएगा हमें, तो इसलिए इसे जो है मल्टी मॉडल बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें सी का भी यूज़ है, रिवर का भी यूज़ है, बाकी रोडवेज़ वगैरह का भी यूज़ है, हाईवे वगैरह का, तो इसलिए मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो जाता है और हमारी कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी में देखो सितवे पोर्ट ये रहा, ये यहाँ पे रखाइन स्टेट है और यहीं पे ये सितवे पोर्ट पड़ता है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी होना इसलिए हमारे इंडिया के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो बस इतना ही था हमें इसमें। अब बढ़ते हैं आईना डैशबोर्ड। अब ये क्या डैशबोर्ड है आईना, तो भाई ये सिटीज़ के लिए है। सिटीज़ के लिए तो कौन लॉन्च करेगा, तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च करेंगे, ठीक है। अब ये होगा किसके लिए, ये बेसिकली इतनी सी बात है कि जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो सिटीज़ का जो है डेटा देंगी, डेटा प्रोवाइड करेंगी किसी पोर्टल पे वॉलंटरीली, और वो जो हर सिटी से डेटा आएगा उसको कंपेयर किया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, कोई अगर बेहतर है किसी चीज़ में तो उससे बाकी सिटीज़ भी सीख पाएंगे और अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, बस ये बात है इसमें। So aimed at encouraging urban local bodies across the country to voluntarily submit key data through a user-friendly data entry form। एक फॉर्म वगैरह है जो उसको पोर्टल पे आप डाल सकते हो। कौन कौन सी कैटेगरी की डेटा देंगे ये अर्बन लोकल बॉडीज, सो पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड, फाइनेंस, प्लानिंग हो गया, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस कैसी है, डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज कैसी है, इस डेटा पे जो है वो अपना डेटा अपलोड करेंगे और इस हिसाब से कंपैरिजन होगा। उतना ही नहीं, उसके साथ अपनी ऑडिटेड अकाउंट्स भी देंगे, सेल्फ रिपोर्टेड परफॉर्मेंस मेट्रिक्स भी देंगे, ठीक है। और इतना ही नहीं है, डैशबोर्ड एकदम परमानेंट है, कभी भी डालो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे, कभी भी अपडेट करो आप। और इससे होगा क्या कि ये जो डेटा होगा ये बाकी के स्टेक होल्डर्स को भी मिल जाएगा, जिससे प्रॉपर प्लानिंग वगैरह जो है बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे। और इतना ही नहीं, कोई अगर लैक कर रहा है किसी चीज़ में तो मिनिस्ट्री उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएंगी, ठीक है। ये बात है इसमें। अब बेनिफिट्स यही है यार इसके कि तुम्हारी परफॉर्मेंस तुम असेस कर सकते हो, बाकी सिटीज़ से कंपेयर कर सकते हो कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ लैग नहीं कर रहे हैं। सो इट शोज़ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली सिटीज़ के और बेहतर डेवलपमेंट के लिए ये वाला डैशबोर्ड काम में आएगा। सो इतना ही था आज के सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, होप यू लाइक इट।